वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों हमने पूरा बेसिक तो कंसेप्ट क्लियर कर दिया है। मैंने आपको कंपनी की बैलेंस शीट और कंपनी का स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बता दिया पूरा। अभी तक हमने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के जितने सम किए थे वो जैसे जैसे मैं टॉपिक करा रही थी सिर्फ उसके सम थे। इस तरह से कंबाइंड कैसे चलेगा वो देखना। इलस्ट्रेशन 36 तक मैंने लास्ट लेक्चर में करा दिया था। ये इलस्ट्रेशन 37 है। इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो देखना एक बारी ध्यान से। 37 इलस्ट्रेशन अकॉर्डिंग टू न्यू बुक 1.45 पेज पे। अंडर विच लाइन आइटम मेजर हेड ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस द कंपनी फॉलोइंग आइटम विल बी शोन। करेक्ट, कंपनी के स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में ये जो लाइन से आइटम दी हुई हैं ये कौन से मेजर हेड में आएंगी। सब हेडिंग नहीं बताना, मेजर हेड बताना। और क्लियर बोल रहा है ये आइटम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस की है, ठीक है, बैलेंस शीट की नहीं है। तो बताओ सेल, आपको पता है सेल मेरी इनकम होती है। अब आप कहोगे आंसर मुझे फिनेंसिंग कंपनी के अकॉर्डिंग करना है या नॉन फिनेंसिंग मतलब मैन्युफैक्चरिंग के अकॉर्डिंग। तो नॉन फिनेंसिंग मैन्युफैक्चरिंग के अकॉर्डिंग। तो सेल ऑफ प्रोडक्ट किस में आता है, RFO में। तो इसकी मेजर हेडिंग आप बता दोगे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, ठीक है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। उसके बाद है इंटरेस्ट ऑन पब्लिक डिपॉजिट, पब्लिक लोन पे इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट लोन के ऊपर इंटरेस्ट पेड करते हैं। तो आप बताओ इंटरेस्ट पेड एक्सपेंस है। मैंने आपको 7 हेडिंग्स बताई हैं तो किस में आएगा, फिनेंस कॉस्ट में। अगर सब हेडिंग पूछता तो इंटरेस्ट एक्सपेंसेस, लेकिन उसने मेजर हेडिंग पूछी है, फिनेंस कॉस्ट में आएगा। वेजेस किस में आता है, एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंसेस, हेडिंग है इसकी। नेक्स्ट है एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस। एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस पहले 6 में से किस में भी नहीं आ सकता, तो अदर एक्सपेंसेस। इंटरनेट इंटरेस्ट अर्न होता है इंटरेस्ट रिसीव। तो इंटरेस्ट रिसीव मेरी इनकम है लेकिन सेल नहीं है, ये RFO में नहीं आएगा, ये अदर इनकम में आएगा। सेल ऑफ स्क्रैप लाइक सेल ऑफ प्रोडक्ट, तो ये भी किस में आएगा, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, पूरी स्पेलिंग लिखनी है। परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड तो अपने आप में ही मेजर हेडिंग इसकी यही रहती है, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड ही। सेकंड जो हेडिंग बनती है परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, बना बनाया माल जो खरीदा है, तो ये तो अपने आप में ही मेजर हेडिंग है। इंटरेस्ट ऑन टर्म लोन, लोन के ऊपर हम इंटरेस्ट पे करते हैं, तो ये फिनेंस कॉस्ट में आएगा। अगर सब हेडिंग पूछता तो इंटरेस्ट एक्सपेंस में आ जाता। तो ये खत्म हो गई मेरी इलस्ट्रेशन 37। नेक्स्ट हमारी स्टार्ट होगी इलस्ट्रेशन 38, वो ध्यान से देखना। इलस्ट्रेशन 38 देखना बच्चे। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन हम करते हैं इलस्ट्रेशन 38। सेम क्वेश्चन पढ़ना एक बारी। अंडर विच मेजर हेड ही बताना है ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस द फॉलोइंग आइटम विल अपीयर। कह रहा है कंपनी के स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में ये मेजर हेडिंग किस में आएगा, बोनस। आप सबको पता है बोनस एम्प्लॉय से रिलेटेड एक्सपेंस है, तो एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंसेस में आएगा। उसके बाद रेवेन्यू कहते हैं इनकम अर्न फ्रॉम बिजनेस एक्टिविटी। अगर मैं प्रोडक्शन कर रही हूँ तो माल बेचूंगी, सेल ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। हो सकता है हम प्रोडक्ट ना बेचते हो, सर्विस सेल करते हो, तो उससे भी जो रिसीव होता है वो मेरा RFO होता है। तो सर्विस बेचने से जो रिसीव हुआ, रेवेन्यू फ्रॉम सर्विस रेंडर्ड, मतलब सर्विस देने से जो रिसीव हुआ, तो ये भी मेरी, अगर हम बिजनेस इस चीज का कर रहे हैं तो ये रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में आएगा। उसके बाद इंटरनेट एक्सपेंसेस 6 में से किसी में भी नहीं आ सकता, अदर एक्सपेंसेस। मटेरियल परचेज, आपको पता है मटेरियल परचेज करना मेरे लिए एक्सपेंस है, ठीक है, मटेरियल परचेज मेरे लिए एक्सपेंस है। तो ये मटेरियल परचेज किस में आएगा, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, ठीक है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। नेक्स्ट बच्चे, डिस्काउंट ऑन लॉस, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर रिटर्न ऑफ। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना।
आपको पता है जैसे मैंने 100 वाला डिवेंचर इशू की कट कटा के एंट्री बढ़ती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिवेंचर, 100 वाला डिवेंचर 90 पे इशू किया, 10 का लॉस हुआ, डिस्काउंट ऑन डिवेंचर, तो ये लॉस मेरे लिए डेबिट है। आपको पता है डिस्काउंट कभी भी उस दिन आना था, डिस्काउंट ऑन डिवेंचर बैलेंस शीट में कहाँ आता है? उस दिन मैंने लिखवाया था कि डिस्काउंट ऑन लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर इट नॉट शोन इन बैलेंस शीट, ये बैलेंस शीट में नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि ये इट इज रिटन ऑफ इन दैट ईयर इन विच दे आर इनकर, कि ये जिस साल लॉस होता है पहले साल में ही स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से राइट ऑफ हो जाता है, तो ये राइट ऑफ ही हो जाता है, तो इसलिए बैलेंस शीट में नहीं आता। तो डिस्काउंट कैसे राइट ऑफ होता है? तो डिस्काउंट डेबिट है, खत्म करने के लिए क्रेडिट, और कहाँ से राइट ऑफ होता है? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से। तो अब डिस्काउंट को अगर मैंने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस राइट ऑफ करने का मतलब क्या है? डिस्काउंट डेबिट है, खत्म करने के लिए क्रेडिट, और मैंने कहाँ ट्रांसफर कर दिया? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो इस एंट्री को ट्रांसफर की भी एंट्री कहते हैं, राइट ऑफ की एंट्री भी कहते हैं। लेकिन आप मुझे बताओ ये राइट ऑफ कहाँ से हुआ? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो अभी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में कहाँ नजर आएगा? डिस्काउंट। तो आपको पता है डिस्काउंट हमने डिबेंचर इशू करके फिनेंस मिलता है, तो ये फिनेंस कॉस्ट है। तो इसकी है मतलब स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में ये जो डिस्काउंट राइट ऑफ होता है ये कहाँ नजर आता है? ये फिनेंस कॉस्ट में नजर आएगा। और अगर सब हेडिंग पूछता तो अदर बोरिंग कॉस्ट में आता। गुडविल बच्चे अगर खाली गुडविल पूछता, गुडविल मेरी असेट है, लेकिन उसने गुडविल अमोटाइज बोला। ठीक है, क्या बोला? गुडविल अमोटाइज। ध्यान से देखो, अगर बैलेंस शीट जैसे बनती है, गुडविल जैसे 1 लाख है, गुडविल मेरी असेट है, लेकिन गुडविल की जो वैल्यू कम हो रही है, राइट ऑफ हो गई 10। आपको पता है ये जो वैल्यू कम हो रही है ये बैलेंस शीट में लिखी नहीं जा रही, ये राइट गुडविल की वैल्यू कम हो रही है। लाइक टेंजिबल असेट पे जैसे आप डेप्रिसिएशन लगाते हो, इनटेंजिबल पे ये राइट ऑफ वर्ड यूज होता है, अमोटाइज मतलब वही राइट ऑफ। ठीक है, गुडविल पूछता, गुडविल मेरी असेट है, हेडिंग देते नॉन करंट असेट, सब हेडिंग फिक्स असेट, इंटेंजिबल में आता, लेकिन कह रहा है गुडविल अमोटाइज, गुडविल राइट ऑफ हुई है। तो आपको पता है ये जो वैल्यू कम हुई है ये लॉस है, ये लॉस राइट ऑफ होता है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से, तो ये राइट ऑफ होते हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में। तो ये जो 10,000 लॉस हुआ है, इंटेंजिबल असेट की वैल्यू कम हुई है, तो ये लॉस स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में जब हम ट्रांसफर करेंगे इसको, तो ये कहाँ लिखा जाएगा? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में। तो मैंने कहा इंटेंजिबल असेट का जो अमोटाइज है वो डेप्रीसिएशन एंड अमोटाइजेशन एक्सपेंसेस, तो डेप्रीसिएशन एंड अमोटाइजेशन एक्सपेंसेस वाली हेडिंग में आएगा। ये खत्म हो गई बच्चे आपकी इलस्ट्रेशन 38। ठीक है, नेक्स्ट अब हमारी रह रही है इलस्ट्रेशन 39। देखना बच्चे, लास्ट इलस्ट्रेशन करते हैं हम, इलस्ट्रेशन 39, फिर चैप्टर फिनिश है हमारा। ठीक है, मंडे से हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, क्योंकि अभी कल इसके जितने भी वेरी शॉर्ट हैं लाइव क्लास में इसकी थ्योरी समझा दूंगी। नाउ चैप्टर इज फिनिश। ठीक है, सुना लास्ट कह रहा है अंडर विच मेजर हेड ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ फाइनेंशियल कंपनी द फॉलोइंग आइटम विल बी शोन। आपको ये फिनेंसिंग कंपनी का स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाना है, और इसमें ये आइटम कौन सी हेडिंग में आएंगी? ध्यान रखना, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी नहीं है, फिनेंसिंग कंपनी है। फिनेंसिंग कंपनी का एक्सपेंस में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको मैंने उनके आरएफ और अदर इनकम में थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट किया था, तो उसका थोड़ा ध्यान रखना। इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर्स, आपको पता है डिबेंचर का इंटरेस्ट कौन सी उसमें आता है? फाइनेंस कॉस्ट, क्योंकि डिबेंचर इशू करके फाइनेंस मिलता है, तो इंटरेस्ट उसकी फाइनेंस कॉस्ट है। अगर सब हेडिंग पूछता तो इंटरेस्ट एक्सपेंस में। प्रायर पीरियड एक्सपेंसेस बच्चे आपको पता है कंपनी का रजिस्ट्रेशन होता है, कंपनी का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है, लेकिन कई बार क्या होता है रजिस्ट्रेशन अभी नहीं हुआ होता, कंपनी को बिजनेस स्टार्ट करने का सर्टिफिकेट मिल जाता है। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन से जो पहले के एक्सपेंसेस होते हैं वो कोई भी हैं, उन्हें हम कहते हैं प्रायर पीरियड एक्सपेंसेस। तो ये प्रायर पीरियड एक्सपेंसेस 6 में से किसी भी सब हेडिंग में नहीं आते, वो कोई भी है, सीधा
क्योंकि उनको कोई नाम ही नहीं दिया प्रायर पीरियड एक्सपेंसेस, तो वो अदर एक्सपेंसेस में पड़े रहते हैं, रजिस्ट्रेशन से पहले के एक्सपेंसेस। ठीक है, तो अदर एक्सपेंसेस हेडिंग में पड़े रहते हैं। मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हो या फाइनेंसिंग कंपनी हो, एक्सपेंस की हेडिंग कोई चेंज नहीं होती, सिर्फ उनकी आरएफ और अदर इनकम में थोड़ा सा डिफरेंशिएट होता है। इंटरेस्ट एक्सपेंस, इंटरेस्ट अर्न कह रहा है, इंटरेस्ट रिसीव, और आपको पता है इंटरेस्ट रिसीव मेरी इनकम है, और फाइनेंसिंग कंपनी के लिए जो इंटरेस्ट रिसीव होता है वो उनकी अदर इनकम नहीं है, वो उनकी आरएफओ है, बिजनेस एक्टिविटी की इनकम है। तो इसके लिए आप आंसर करोगे आरएफओ, हेडिंग आरएफओ। कॉन्ट्रीब्यूशन टू सुपर एनुएशन फंड, सुपर एनुएशन फंड प्रोविडेंट फंड को ही कहते हैं। उसमें जो कंपनी का ऑनर एम्प्लॉय के लिए कंट्रीब्यूट करता है वो उसका एम्प्लॉय से रिलेटेड एक्सपेंस है, एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंसेस। नेक्स्ट, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। आपको पता है जो फाइनेंसिंग कंपनी है, लोगों का डिपॉजिट आता है उसको बाहर इन्वेस्ट करती रहती है और रेगुलर उनको बेचती भी रहती है, तो उसके ऊपर जो उनका प्रॉफिट है वो उनकी अदर इनकम नहीं है, वो उनकी आरएफओ ही है, बिजनेस एक्टिविटीज की इनकम है। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स असेट, ये इनकी अदर इनकम है, फाइनेंसिंग कंपनी। फिक्स असेट मान लो बिल्डिंग बेची, तो ये कोई फाइनेंसिंग कंपनी की बिजनेस एक्टिविटीज की इनकम थोड़ी है, अदर इनकम। बच्चे यहाँ नेक्स्ट आइटम आ रही है, पेटेंट होता तो पेटेंट मेरी असेट है, नॉन करंट असेट और फिक्स असेट और इंटेंजिबल, लेकिन पेटेंट नहीं कह रहा, पेटेंट राइट ऑफ हुआ है। जैसे टेंजिबल असेट पे डेप्रिसिएशन लगाते हैं, उसी तरह से इंटेंजिबल असेट को जो हम वैल्यू कम होती है तो राइट ऑफ वर्ड यूज करते हैं। तो ये जो वैल्यू कम होती है ये लॉस है। लॉस कहाँ से राइट ऑफ होता है? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से। तो पेटेंट का जो लॉस है वो राइट ऑफ हो रहा है इंटेंजिबल असेट का, तो वो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में लॉस कहाँ लिखा जाता है? डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस, तो उसमें आएगा डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस। नेक्स्ट, ग्रेच्युटी पेड। ग्रेच्युटी पेड ये एम्प्लॉयज का रिटायरमेंट बेनिफिट है, ठीक है, तो ये भी बिजनेसमैन का एम्प्लॉय से रिलेटेड एक्सपेंस है, तो इसके आगे लिख देना एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंसेस, ठीक है, एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंस। ये जो गुड पेटेंट वाला है ये मेन हेडिंग है डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस। इसकी अगर सब हेडिंग पूछता तो इंटेंजिबल असेट का जो राइट ऑफ होता है वो अमोर्टाइज एक्सपेंसेस है, ठीक है। ये बच्चे हमारा चैप्टर फिनिश हो जाता है 39 तक। अब मैंने एक एक सम करा दिया है, अब कंप्लीट कर लो, फिर मंडे से न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है।